मुझे अभी इस घर में विदा होकर आए कुछ ही देर गुजरी थी। मैं इस समय मेहमानों के झुरमुट में घिरी बैठी थी। मोहल्ले की कुछ औरतें जमा थीं। मैं बहुत घबरा रही थी और परेशान थी। अनजान लोग थे, अनजान जगह थी, अनजान घर था। लेकिन इस समय मेरी सोचों का दायरा ये सब नहीं था, बल्कि कुछ और ही बात थी कि तभी मोहल्ले की एक औरत बोली, आप देखना, अब सरला कैसे सुबह शाम अपनी बहू को चेक करेगी और फिर सबको बताएगी कि उसकी बहू उम्मीद से है या नहीं। उस औरत की बात सुनकर मैं एकदम से चौंक उठी। बाकी सब औरतें हंसने लगी थीं। मुझे उस औरत की बात समझ नहीं आई, तो मैंने धीरे से पूछा, इसका क्या मतलब है आंटी? तो वो कहने लगी, बेटा, तेरी सास सरला एक दाई है और वो एक पल में ही बता देती है कि औरत उम्मीद से है या नहीं। उस औरत की ये बात सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन ही सरक गई थी, क्योंकि मेरा नाम अंकिता है और मैं एक 21 साल की खूबसूरत जवान लड़की हूँ। मैं अपने मोहल्ले में सबसे खूबसूरत लड़की थी। मेरी खूबसूरती के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। मेरे अलावा मेरे घर में मेरे माँ बाप और मेरी एक छोटी बहन है। हम दोनों बहनें ही बहुत खूबसूरत हैं, क्योंकि हम दोनों अपनी माँ पर गए हैं। मेरी माँ भी अपने ज़माने में बहुत खूबसूरत हुआ करती थी। अब तो हालात और उम्र ने उनके हुस्न को धुंधला कर दिया था, लेकिन अभी भी अपनी उम्र की दूसरी औरतों के मुकाबले वो कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत लगती थीं। मैंने इंटर तक पढ़ाई कर ली थी और अब पेपर देकर घर पर आराम कर रही थी। मुझे बचपन से ही शादी करने का बहुत शौक था, पढ़ाई करने का नहीं, क्योंकि शादी करके बहुत सारे नए नए कपड़े, जूते और बहुत सारी दूसरी चीज़ें मिलती हैं। इसीलिए मैं हर समय शादी के सपने सजाए रहती थी। जबकि कोई भी मुझसे पूछता कि बड़े होकर क्या बनोगी, तो मैं यही कहती कि मुझे तो बस दुल्हन बनना है। मेरा जवाब सुनकर सामने वाला भी हंस देता, जबकि तब तो मुझे इन बातों की अहमियत का पता ही नहीं था। मैं तो अपने बचपन में ऐसे ही कह देती थी। पापा की अपनी दुकान थी। मेन बाजार में फ्रूट चाट और दही भल्लों का काम करते थे। उनकी दुकान खूब चलती थी, क्योंकि पापा की दुकान मेन मार्केट में थी। मेरी बहन अभी 10वीं क्लास में ही थी। उसका नाम सुनैना था। हम दोनों बहनों में बहुत दोस्ती थी। एक दूसरे की चीज इस्तेमाल कर लेते थे और एक दूसरे के साथ अपने कपड़े भी शेयर कर लेते। घर में हर तरफ सुकून ही सुकून था। मम्मी पापा हमें देख देख कर जीते थे। हालांकि उन्हें बेटे की चाहत थी, लेकिन भगवान की तरफ से मिला ही नहीं, तो फिर वो दोनों बेटियों पर ही सब्र करके बैठ गए और हमें ही अच्छी तरह से परवरिश देने लगे। मैं आजकल इंटर करके घर पर ही थी और हर वक्त अपनी माँ का सर खाती रहती थी। मम्मी मुझे किचन के कामों में लगाना चाहती थीं। कहने लगीं, सारी जिंदगी यही हुनर काम आता है। जिस औरत को हांडी रोटी ना आती हो, घर में उसका होना ना होना एक बराबर है। इसलिए मम्मी मुझे रोज कोई ना कोई चीज सिखाने किचन में घुस जाती। जबकि कभी कभी मैं शौक से सीखती और कभी बस यूं ही माँ की खातिर खड़ी हो जाती। और जब मेरी माँ मेरी दिलचस्पी महसूस ना करती तो कहती, अंकिता, देखो, कोई भी काम शौक से करो तभी उसकी समझ आती है, वरना बात सर के ऊपर से गुजर जाती है। मैं माँ को कहती कि जब सर पर पड़ेगी तो खुद ही सब आ जाएगा। मेरी बात सुनकर मेरी माँ मुस्कुरा दी। उन्हीं दिनों मेरी माँ की तबीयत थोड़ी खराब हो गई। अच्छी भली थी, लेकिन ना जाने क्या हुआ, एक दिन यूं ही बैठे बैठे बेहोश होकर गिर गईं। हमारे तो हाथ पैर ही फूल गए। हम दोनों बहनें रोने लगी थीं। और फिर मैंने जल्दी से पापा को फ़ोन कर दिया और मम्मी की बेहोशी के बारे में बताया। तो पापा भी अपनी दुकान से भागे भागे चले आए और मम्मी को फौरन उठाकर अस्पताल ले गए। पीछे पीछे हम दोनों बहनें भी जा चलने लगे, लेकिन पापा ने मना कर दिया और हमें समझाया कि तुम परेशान हो जाओगी। पापा मम्मी को लेकर चले गए और हमारी जान जैसे सूली पर अटकी हुई थी। बार बार रोना आ रहा था। मम्मी का इस तरह बेहोश होना हमें चिंता में डाल रहा था। पापा को गए हुए काफी देर हो गई थी और अभी तक पापा ने ना तो हमें फोन करके मम्मी की हालत के बारे में बताया था, ना ही वो घर आए थे। पापा का फोन मिलाया तो बंद जा रहा था। जब और सब्र नहीं हुआ तो मैंने दुकान पर फोन करके पता किया। दुकान पर फोन एक लड़के ने उठाया, जिसका नाम सुमित था। सुमित पापा के पास लगभग 6-7 महीने से नौकरी पर आया था। देखने में अच्छा खासा हैंडसम और पढ़ा लिखा लगता था। पापा ने बहुत ही कम समय में ही उस पर विश्वास करना शुरू कर दिया था। अक्सर पापा को जब बाहर कहीं जाना पड़ता तो सुमित ही सारी दुकान संभालता। पापा उससे बहुत मोहब्बत करने लगे थे और अपने बेटों की तरह ही समझते थे। सुमित के हाथ अक्सर पापा घर पर सौदा वगैरह भी भिजवा देते थे। सुमित के फोन उठाते ही मैंने उससे पूछा, सुमित, क्या पापा दुकान पर आ गए हैं या तुम्हारा उनके साथ कोई कांटेक्ट हुआ है? अभी तक पापा का कोई फोन नहीं आया।
मैंने परेशानी से पूछा तो वो कहने लगा, नहीं, अभी तक तो अंकल जी नहीं आए हैं, मैं मालूम करने की कोशिश करता हूँ, आप चिंता मत करें। सुमित ने मुझे तसल्ली देकर फ़ोन रख दिया, लेकिन मेरे अंदर की बेचैनी मुझे बैठने नहीं दे रही थी। बार बार मम्मी का ख्याल आ रहा था और फिर लगभग 5 घंटे के इंतजार के बाद पापा और मम्मी को देखकर मैंने भगवान का धन्यवाद किया। मैं भागकर अपनी माँ के साथ लग गई थी और रोने लगी। मम्मी, आपने तो मुझे डरा कर रख दिया था, अब आपकी तबीयत कैसी है, क्या कहा डॉक्टर ने? मैंने एक ही सांस में कई सवाल कर डाले तो पापा कहने लगे, बेटा पहले तुम सही से माँ को बैठने तो दो, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। मैंने जल्दी से अपनी माँ का हाथ पकड़ा और उन्हें हॉल में पड़े सोफे पर बिठाया तो मम्मी बैठकर ऐसी गहरी सांस लेने लगीं जैसे बहुत थक गई हों। मैंने पापा से पूछा, क्या हुआ था मम्मी को, डॉक्टर ने क्या कहा? तो पापा कहने लगे, तुम्हारी माँ का बीपी बहुत ज़्यादा लो हो गया था, जिसकी वजह से ये बेहोश होकर गिर गई थी। डॉक्टर ने ड्रिप लगाई है, साथ ही साथ कुछ ताकत की दवाइयाँ दी हैं। तुम्हारी माँ में खून की बहुत कमी है और उसको बहुत कमजोरी हो गई है, जिसकी वजह से ये बेहोश हो गई थी। इसके खाने पीने का ध्यान रखना पड़ेगा और दवाइयाँ भी इसको समय पर देती रहना। मैं जरा दुकान पर होकर आता हूँ और देखूँ तो जरा कि सुमित क्या कर रहा है। पापा ने कहा तो मैंने दवाएं पापा के हाथ से पकड़ी और मम्मी के कमरे में रख दी। मम्मी वहीं सोफे पर लेट गई थीं, ऐसे जैसे बहुत थक गई हों। और फिर मैंने मम्मी से पूछा, मम्मी आपने कुछ खाया है या नहीं, मैं आपके लिए कुछ ले आऊं? मम्मी ने सिर्फ चाय मांगी थी, लेकिन मैंने खुद ही मम्मी के लिए 2 अंडे भी उबाल लिए और उन्हें चाय के साथ दे दिए। फिर मम्मी ने रात के खाने के लिए पूछने लगी। मेरी परेशानी के ख्याल से मम्मी कहने लगी, तुम रहने दो, मैं खुद ही उठकर बना लूँगी। लेकिन मैंने मम्मी को मना कर दिया और कहा, आप अभी कुछ दिन तक आराम करें और घर की बिल्कुल भी चिंता ना करें। और फिर मैंने दाल चावल बनाने का फैसला कर लिया, क्योंकि एक तो ये सब शौक से खा लेते थे और दूसरा बहुत जल्दी बन भी जाते थे। मम्मी चाय पीकर सो गई थीं, जबकि सुनैना मम्मी के पास ही बैठकर उनके पांव दबाने लगी थी। आज मम्मी की तबीयत ने जो झटका दिया था, जिंदगी में ऐसा मुझे पहले कभी महसूस नहीं हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई अपना बहुत प्यारा दूर जा रहा है, किसी का हाथ अपने हाथ से छूटता जा रहा है। मैं अपने एहसास को बयां नहीं कर पा रही थी। मैंने जल्दी से दाल चावल बनाए और फिर बाहर हॉल में जाकर मम्मी के पास बैठ गई। हम लोग इधर उधर की बातें करने लगे। कुछ दिनों में ही मम्मी की तबीयत काफ़ी ठीक हो गई थी। दवाइयों ने भी असर किया था और कुछ मम्मी की खुराक भी बेहतर हो गई थी, जिसकी वजह से मम्मी अब काफ़ी ठीक लग रही थीं। लेकिन इन दिनों मैंने मम्मी को कोई भी काम नहीं करने दिया था। सुनैना भी जितना हो सकता था मेरी मदद कर देती थी। और फिर एक दिन मम्मी मुझे पास बिठाकर कहने लगी, मुझे तो पता ही नहीं चला कि मेरी बेटी इतनी बड़ी हो गई है, कैसे उसने जिम्मेदारी से सारा घर संभाला है। मुझे गर्व है बेटा, तुमने अपनी जिम्मेदारियों को समझा। मम्मी ने प्यार से मेरा माथा चूमते हुए कहा तो मेरी आंखों में नमी आ गई। समय इसी तरह गुजरता रहा। 1 महीना गुजर चुका था। अब मेरे बीए फर्स्ट ईयर में एडमिशन शुरू हो गए थे, लेकिन मेरा इरादा एडमिशन लेने का बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि एक तो मम्मी की तबीयत भी ठीक नहीं थी और मैं नहीं चाहती थी कि मैं कॉलेज जाऊं और पीछे से मम्मी की तबीयत खराब हो जाए, तो फिर उनकी देखभाल कौन करेगा, उनका ध्यान कौन रखेगा। लेकिन मेरी माँ ने ज़बरदस्ती ही मेरा एडमिशन करवा दिया, क्योंकि उन्हें पता था कि आजकल पढ़ाई का क्या महत्व है। बिना पढ़ाई के आजकल कुछ भी नहीं होता। इसीलिए मेरी माँ ने ज़बरदस्ती मेरा एडमिशन करवा दिया। अब मैंने रेगुलर कॉलेज जाना शुरू कर दिया था। सुबह के समय मम्मी ने रिक्शा लगवाया हुआ था, जबकि दोपहर के समय पापा मुझे ले आते थे। मुझे कॉलेज जाते हुए 2 महीने हो चुके थे। मैं कोशिश करती थी कि सुबह जाते हुए घर का आधे से ज़्यादा काम ख़त्म कर जाऊं और कॉलेज से आने के बाद कुछ देर रेस्ट करके मैं शाम का खाना खुद ही बना लिया करती थी। लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि मेरी सादा सी और आराम की ज़िंदगी में एक भूचाल आ जाएगा और मैं इसमें चकरा कर रह जाऊंगी। कुछ यूं हुआ था कि उस दिन मौसम बहुत ख़राब था। मैं कॉलेज तो आ गई थी, क्योंकि मेरी एक बहुत ज़रूरी असाइनमेंट थी जिसे मैंने जमा कराना था और आज उसकी आखिरी डेट थी। लेकिन अब वापसी के ख्याल से दिल परेशान हो रहा था, क्योंकि काफ़ी गहरे बादल थे और हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी। मैं परेशानी के आलम से कॉलेज के गेट के पास आ गई कि इतने में मुझे सुमित नजर आया। वो गेट के बाहर ही खड़ा था। उसने भी जब मुझे देखा तो इशारे से मुझे अपने पास बुलाया। मैं भी चली गई और जाकर उससे गुस्से से पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो वो कहने लगा, अंकल जी जरा बिजी थे, कुछ मेहमान उनकी दुकान पर आ गए थे, इसी वजह से वो दुकान पर ही रह गए हैं। उन्होंने मुझे आपको लेने भेजा है।
अब जल्दी से बैठो, नहीं तो हम बहुत ज़्यादा भीग जाएंगे, उसने कहा। तो मैं फ़ौरन उसके पीछे बैठ गई और यूं बाइक तेज़ी से चलने लगी। बारिश तो हो ही रही थी। 2 मिनट में ही मैं भीग चुकी थी। सुमित के साथ ही नहीं बल्कि किसी भी मर्द के साथ ऐसे बैठने का ये मेरा पहला चांस हुआ था। मैं पूरी तरह भीग चुकी थी और सुमित भी पूरी तरह भीगा हुआ था। मेरा शरीर उसके शरीर से टच हो रहा था और इस छुअन ने मेरे अंदर अजीब से एहसास पैदा कर दिए थे। इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। मैं थोड़ा पीछे हट गई। मेरे दिमाग में अजीबोगरीब ख्याल आने लगे थे। मैं बार बार उनको झटक रही थी। मुझे खुद से ही शर्मिंदगी महसूस हो रही थी और मैं सोच रही थी कि अगर सुमित को मेरे इन विचारों का पता चल जाए तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगा। इतने में ही एक स्पीड ब्रेकर आया और उस पर एक जोरदार झटका लगा। मैं जोरदार तरीके से उछलकर सुमित के साथ लग गई। सुमित भी कंफ्यूज सा मुझे बाइक के साइड मिरर में से देख रहा था। उसने बाइक आगे बढ़ा दी, लेकिन एक दो बार उसने फिर मुझे मिरर में से देखा था। मैंने दोबारा महसूस भी किया, लेकिन इग्नोर कर दिया। ऐसा लग रहा था कि आज का सफ़र बहुत ही लंबा हो गया है। खैर, सुमित मुझे घर ले आया। मैं जल्दी से बाइक से उतरी। सारे कपड़े भीगकर मेरे शरीर के साथ चिपक गए थे। मैंने कांपते हुए शब्दों में धीरे से सुमित का धन्यवाद किया और तेजी से अंदर आ गई। दिल की दुनिया में अजीब से बदलाव आ गए थे। मैं उस समय अपने दिल के शोर से ही घबरा रही थी। बार बार एक तेज करंट जैसा एहसास सारे शरीर में दौड़ जाता तो मैं कांप उठती थी। बार बार सुमित का ख्याल दिमाग में आ रहा था। सुमित एक अच्छा और हैंडसम लड़का था। पहनने ओढ़ने का तरीका आता था, खूबसूरत भी लगता था, लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि वो इस तरह मेरे दिलो दिमाग पर हावी हो जाएगा। हालांकि इससे पहले भी मेरी कई बार उससे मुलाकात हो चुकी थी, जब वो घर पर कुछ सामान वगैरह देने आता था, लेकिन इससे पहले मेरे दिल की धड़कनें यूं बेताब नहीं हुई थीं। मैंने खुद को डांट दिया और इन ख्यालों से अपना पीछा छुड़ाया और अपने कामों में बिजी हो गई। लेकिन मुझे नहीं पता था ये तो अभी शुरुआत है। रात को भी जब मैं सब कामों से फ्री होकर बिस्तर पर सोने के लिए लेटी तो सुमित का ख्याल एकदम से मेरे दिमाग में आ गया और उसके साथ बाइक पर बैठे हुए वो पल और वो एहसास मेरे दिमाग में उसी समय आने लगे। वो सब मुझे दोबारा से महसूस होने लगा था। मैं परेशान होकर उठ बैठी। न जाने दिल की हालत कैसे इतनी बदल गई थी। उसे सोचना अब मुझे अच्छा लग रहा था। उसका ख्याल मेरे दिल को गुदगुदा रहा था। और अब तो अक्सर ही ऐसा होने लगा था। पापा जब भी बिजी होते तो वो सुमित को मुझे लेने के लिए भेज देते। सुमित कोई बातचीत नहीं करता था, बस खामोशी से मुझे लेकर घर छोड़ देता। धीरे धीरे आंखों ही आंखों में जैसे हम एक दूसरे के जज्बात समझ गए थे। अब हमारी बातचीत भी शुरू हो गई थी। हम एक दूसरे से बातें करने लगे थे और फिर एक दूसरे के साथ इतनी दोस्ती हो गई कि रास्ते में कहीं रुककर कभी आइसक्रीम खाते और कभी बैठकर बातें कर रहे होते। सुमित अब अक्सर ही मुझे कॉलेज से लेने के लिए आने लगा था। कभी कभार हफ्ते में एक दो बार मैं अपनी क्लास छोड़ देती और सुमित के साथ चली जाती। हम बाहर कहीं बैठ जाते। लेकिन एक दिन हम इसी तरह पार्क में बैठे हुए थे तो वहां पर पुलिस आ गई और पार्क में मौजूद लड़के लड़कियों को पार्क से निकाल दिया। मुझे उस समय बहुत ही शर्मिंदगी हुई थी और मैंने तय कर लिया कि दोबारा इस तरह कभी पार्क में जाकर नहीं बैठूंगी और सुमित को भी मना कर दिया। लेकिन हम दोनों के दिलों में ही बेकरारी, दोनों का ही एक दूसरे के बगैर दिल नहीं लगता था। और फिर एक दिन सुमित ने कहा कि हम ऐसा करते हैं कि कल मेरे दोस्त के घर चलते हैं। उसकी माँ दूसरे शहर गई हुई है और घर पर कोई भी नहीं है। हम कुछ देर आराम से बैठकर वहाँ बातें करेंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे और फिर मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। पहले तो मैं झिझक गई, लेकिन मैंने कहा ठीक है, तुम चाबी ले लेना, फिर हम कल चलेंगे। मैंने बिना सोचे समझे ही सुमित के साथ जाने की हामी भर ली थी। अगले दिन मैं जरा अच्छे से तैयार होकर कॉलेज के लिए निकली। मम्मी ने मुझसे पूछा, क्या बात है, आज तुम इतना तैयार होकर कॉलेज क्यों जा रही हो, क्या कोई फंक्शन है? तो मैंने बहाना बना दिया, जी हाँ मम्मी, कॉलेज में एक डिबेट शो है, मैंने उसमें हिस्सा लिया है, इसी वजह से मैं थोड़ा सा तैयार हो गई। मैंने नज़र चुराते हुए अपनी माँ से कहा तो माँ ने भी सर हिला दिया। मुझे दिल ही दिल में थोड़ी शर्मिंदगी तो हुई थी कि मैंने अपनी माँ से झूठ बोला, लेकिन क्या करती। मुझे वो कहावत याद हो आई कि मोहब्बत और जंग में सब जायज़ होता है और इतना झूठ तो चलता ही है। बाहर रिक्शे वाला हॉर्न दे रहा था और मैं जल्दी से जाकर रिक्शे में बैठ गई और कॉलेज के सामने उतर गई। लेकिन कॉलेज जाने की बजाय मैं एक तरफ को खड़ी हो गई। रिक्शे वाला जब आगे बढ़ गया तो इतनी देर में सुमित भी आ गया था। सुमित के साथ मैं बाइक पर बैठी और उसके दोस्त के घर चली आई।
घर पर कोई भी नहीं था, छोटा सा 2 कमरों का मकान था। हम एक कमरे में जाकर बैठ गए। यहाँ पर आने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैंने गलती कर दी है। मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था, क्योंकि मेरी दिल की धड़कनों का शोर ही इतना ज़्यादा था कि मुझे कुछ और समझ नहीं आ रहा था। मुझे अब अकेले घर में डर भी महसूस हो रहा था। बातों ही बातों में सुमित ने मेरा हाथ पकड़ लिया और फिर हाथ पकड़ने से लेकर बात इतनी आगे निकल गई कि सही और गलत का अंतर ही मिट गया था। हम दोनों के बीच कुछ भी पर्दा नहीं रहा। हम दोनों एक दूसरे की बाहों में समा चुके थे। पहला पहला मिलन था, फिर कहाँ होश रहता कि ये सही है या गलत। जब जज्बात का तूफान थमा तो हम दोनों एक दूसरे से नजरें चुराए बैठे थे। सुमित शर्मिंदा शर्मिंदा सा था और कह रहा था, मुझे माफ कर दो, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था, लेकिन ना जाने मैं कैसे बहक गया था। लेकिन मैं उसे कुछ भी कह न सकी, क्योंकि मैं भी तो उसमें बराबर की हिस्सेदार थी। मैंने भी तो उसे रोकने की कोशिश नहीं की थी। मैंने भी तो उसका भरपूर साथ दिया था। खुद ब खुद मेरी आंखों से आंसू लुढ़क पड़े, जिन्हें मैंने जल्दी से साफ कर लिया। मैं फौरन से उठी और उससे कहा कि मुझे घर छोड़ाओ, लेकिन उसकी तो जान पर बन आई। कहने लगा, तुम मुझसे नाराज हो गई हो। मैंने उसे कहा, नहीं, मैं नाराज नहीं हूँ, लेकिन अभी मैं कोई बात नहीं करना चाहती। अभी तो मुझे घर छोड़ दो। सुमित ने खामोशी से मुझे घर के सामने उतारा और कुछ देर तक देखता रहा और फिर चला गया। मैं भी मरे मरे कदमों से घर आ गई। मम्मी सामने ही मौजूद थीं। मुझे देखकर कहने लगी, क्या हुआ अंकिता, आज तुम जल्दी आ गई हो। मैंने भी जब घड़ी की तरफ देखा तो वाकई ख्याल आया, आज तो मैं बहुत जल्दी आ गई हूँ। तो मैंने तबीयत खराबी का बहाना बना दिया। मम्मी कहने लगी, क्या हुआ, कैसे अचानक तबीयत खराब हो गई। तो मैंने कहा, बस शायद बीपी लो हो गया था, इसीलिए मैं घबरा गई। मम्मी ने मुझे आराम करने के लिए कमरे में भेज दिया और मैं आकर अपने बिस्तर पर ऐसे ढेर हुई जैसे सदियों का सफ़र तय करके आई हूँ। जज्बात का तूफान थमने के बाद मैं अब अपने आप से शर्मिंदा महसूस हो रही थी। मुझे खुद से ही घिन महसूस हो रही थी, शर्म आ रही थी मुझे। ऐसा लगता था जैसे मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया हो। मुझे ये सोच सोच कर ही डर लग रहा था, अगर मम्मी पापा को इस बात का पता चला तो वो क्या करेंगे। मैं सही मायनों में अब परेशान हो चुकी थी और इस बात की परेशानी मुझे कहीं भी टिकने नहीं दे रही थी। मैं अपने कमरे में इधर उधर टहलती रही और सोच सोच कर खुद को परेशान करती रही। अगले दिन मैं कॉलेज से छुट्टी कर चुकी थी, क्योंकि टेंशन की वजह से मुझे बुखार हो गया था और मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी। इसलिए मैं कॉलेज नहीं गई। सुमित के साथ भी मेरी कोई बात नहीं हो पाई थी। 2-3 दिन मुझे तबीयत ठीक होने में लग गए, जिसकी वजह से मैं कॉलेज नहीं जा पाई थी। और फिर 3 दिन बाद मैं कॉलेज जाना शुरू कर दिया। उस दिन के बाद से सुमित मुझे मिला ही नहीं था। हालांकि मैं उसके इंतज़ार में थी कि सुमित आएगा और मुझसे सॉरी कहेगा, और मैं भी उससे कहना चाहती थी कि अब जल्द से जल्द अपने घर वालों को मेरे घर भेजो और हम शादी कर लेते हैं। लेकिन सुमित न जाने कहाँ गायब हो गया था। मुझे उसकी तरफ से परेशानी हो रही थी, कहीं उसको कुछ हो न गया हो। वो इतने दिनों से गायब है। इसलिए एक दिन मैंने बातों बातों में पापा से पूछ लिया कि पापा, आजकल आपके दुकान पर काम करने वाला लड़का सुमित नजर नहीं आ रहा, किधर गया। तो पापा कहने लगे, उसको मैंने निकाल दिया है। उसने मेरा बहुत नुकसान किया है। उसने मेरी दुकान से चोरी की और काफ़ी पैसे उसने गायब किए हैं। मेरा काफ़ी नुकसान हुआ है, इसलिए मैंने उसे निकाल दिया। अब तो 1 महीने से भी ज़्यादा हो गया है उसे मेरी दुकान छोड़े हुए। पापा ने गुस्से से मुझे बताते हुए कहा, तो मैं तो जैसे सुनकर सुन ही रह गई थी। इसका मतलब कि सुमित तब से ही गायब है। उसने मुझे धोखा दिया है। वो मुझे बीच रास्ते में अकेला छोड़ गया है। मैं अब बहुत परेशान हो चुकी थी और मुझे ये सोच सोच कर खुद से ही अपनी ही नज़रों में गिनने लगी थी कि मैं कैसे इस इंसान को अपना सब कुछ सौंप दिया, जो धोखेबाज था, चोर था, फ्रॉड था। इसी दौरान मेरी माँ की तबीयत एक बार फिर से ख़राब हो गई। मेरे तो हाथ पैर फूल गए। माँ को इस बार 3-4 दिन हॉस्पिटल रहना पड़ा। मेरी माँ को अब हार्ट की प्रॉब्लम हो गई थी। डॉक्टर ने उन्हें पूरी तरह आराम करने के लिए कह दिया था। अपनी बीमारी के साथ साथ मेरी माँ ने अब एक और जिद पकड़ ली थी कि मुझे अंकिता की शादी करनी है। मैं अपनी ज़िंदगी में उसे उसके घर का कर देना चाहती हूँ। और फिर पापा भी मेरी माँ की जिद के आगे हार मान गए। मैं चुपचाप खामोश तमाशाई बनी रही और अपनी किस्मत का फैसला होते देखती रही। इसी दौरान मुझे पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ और मैं खुद अपनी ज़िंदगी से इस कदर परेशान हो गई कि मैं तो खुदकुशी कर लेना चाहती थी, मर जाना चाहती थी। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। मेरी माँ को ना जाने कहाँ से एक रिश्ता मिल भी गया और फटाफट रिश्ता तय भी कर दिया।
पहले तो मम्मी की जिद थी कि अभी सिर्फ रिश्ता तय करेंगे और जब मेरा बीए फाइनल हो जाएगा उसके बाद मेरी शादी करेंगे। लेकिन पता नहीं कुछ दिनों से मेरी माँ ने जिद पकड़ ली थी कि 8 दिन के अंदर ही अंदर मुझे शादी करनी है अंकिता की। मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, आज हूँ कल ना रहूँ। वो अपने घर की हो जाएगी तो मैं सुकून से मर सकूंगी। अपनी माँ की बातें सुनकर मैं परेशान हो गई थी और मैंने भी खुद को हालात के धारे पर छोड़ दिया था। राहुल मेरी माँ की सहेली का बेटा था, बहुत सालों से मिलना जुलना नहीं था, लेकिन एक दिन अचानक ही अस्पताल में एक दूसरे से टकरा गईं और फिर इस रिश्ते की शुरुआत हुई। वो एक बैंक में नौकरी करता था, अच्छा खासा कमा लेता था, लेकिन उम्र में मुझसे 15 साल बड़ा था। मैं 21 साल की थी तो राहुल 36 साल का था और तलाकशुदा भी था। उसकी पहली पत्नी उसे तलाक देकर चली गई थी। जब मैंने इस रिश्ते के बारे में सुना तो मेरे दिल को एक धक्का सा लगा था। आखिर मेरे मम्मी पापा ने इस रिश्ते को डन कैसे कर दिया था? क्या मैं उन लोगों पर बोझ थी? लेकिन मैं अभी कुछ कहने की हालत में नहीं थी। जो खबर मुझे सुनने को मिली थी कि सुमित का अंश मेरे पेट में पल रहा है, उसके बाद मैं कुछ भी कह नहीं सकती थी। मैं भी चाहती थी कि जल्द से जल्द मेरी शादी हो जाए और मेरे पेट में पलने वाले इस बच्चे को बाप का नाम मिल जाए। मेरी प्रेगनेंसी का 1 महीना तो हो ही चुका था और ये दूसरा महीना लग चुका था। पापा को ये रिश्ता हर तरह से ठीक लगा, क्योंकि सिर्फ माँ और बेटा ही थे घर में और कोई दूसरा नहीं था। मैंने मना भी करना चाहा, लेकिन मेरी किसी ने ना सुनी, क्योंकि माँ की तबीयत को देखते हुए पापा ने ये जल्दबाजी में फैसला कर लिया और फिर जल्दी ही मेरी शादी की तारीख भी रख दी गई। मैं ये सोचकर चुप हो गई, क्योंकि कुदरत की तरफ से ये मेरे लिए ठीक फैसला है। 1 हफ्ते बाद मैं दुल्हन बनकर राहुल के आंगन में उतर आई। मेरी माँ मेरी विदाई के समय बहुत रोई थी। मुझे खुद भी रोना आ रहा था, क्योंकि यूं अचानक मेरी शादी हो जाना मेरी माँ ने ऐसा कभी गवारा नहीं था। लेकिन अपनी तबीयत को देखते हुए मेरी शादी करने पर वो मजबूर थीं। मैं दुल्हन बनकर राहुल के घर में बैठी हुई थी। मुझे अभी विदा होकर यहाँ पर आए कुछ ही देर गुजरी थी। मोहल्ले की औरतें मिलने के लिए आ रही थीं। अनजाना सा घर था, अनजाने से लोग थे। मुझे बहुत घबराहट हो रही थी और फिर एक बात यह भी थी कि मैं उम्मीद से थी, और अगर ये बात यहाँ पर किसी को पता चल जाती तो ना जाने क्या हो जाता। इतनी ही देर में मोहल्ले की एक औरत ने ये बात कह दी कि अब सरला खुद ही अपनी बहू को चेक कर लिया करेगी और फिर बताएगी कि उसकी बहू उसे खुशी देने वाली है। उस औरत की बात सुनकर मेरा दिल धक से रह गया और मैं बहुत परेशानी से उसकी तरफ देखने लगी। सिर झुका लिया। मुझे डर था कि कहीं मेरा ये राज मेरी सास के सामने न खुल जाए। मुझे बहुत घबराहट होने लगी और मैंने अपनी सास से कहा कि मुझे अब इन कपड़ों में घबराहट हो रही है, मैं कुछ देर आराम करना चाहती हूँ। मेरी सास मुझे अंदर कमरे में ले आई और जब मेरी सास मुझे अंदर कमरे में ले जा रही थी तो उनकी नज़र मेरे पूरे शरीर को एक्सरे मशीन की तरह देख रही थीं। कमरे में आकर भी मैं बहुत बेचैन रही। मुझे इस बात का डर था कि कहीं मेरी सास को मेरा राज पता न चल जाए। मैं बार बार अपने हाथों से अपनी उंगलियों को मरोड़ रही थी। तभी कमरे में राहुल आ गया। राहुल की उम्र वैसे तो 36 साल थी, लेकिन देखने का काफ़ी हैंडसम और सजीला मर्द था। सुमित को तो मैं उसी दिन अपने दिल से निकाल चुकी थी। जब मुझे पता चला वो मुझे धोखा देकर भाग गया है, मुझे उससे नफरत होने लगी थी। जब राहुल के साथ शादी के 7 फेरे लिए थे तो मैंने खुद से वादा किया था कि अब आगे की ज़िंदगी मैं राहुल के साथ वफादार रहूंगी, उसके साथ कोई दगा नहीं करूंगी। और फिर आज राहुल मेरे सामने बैठा मुझे मुंह दिखाई की अंगूठी पहना रहा था। मैंने भी सच्चे दिल से राहुल को अपना लिया था। आज की रात मेरी खुशियों भरी रात थी। राहुल की मजबूत बाहों में मैंने सुमित के दिए दुखों को भूल गई थी। सुबह जब मैं सोकर उठी तो सास से आशीर्वाद लेने के लिए सास के कमरे में गई और फिर आशीर्वाद लेने के बाद मेरी सास ने मुझसे कहा कि तुम बैठो, मैंने तुम्हें चेक करना है। मैंने जरा परेशानी भरी नज़रों से उनकी तरफ देखा और कुछ कहते कहते चुप हो गई, लेकिन फिर मैं एक तरफ बैठ गई। मेरी सास ने मुझे चेक किया और चुप कर गईं, कुछ ना बोली। सास का रवैया मुझे समझ नहीं आया कि उनको पता न चला या फिर वो बताना नहीं चाहती, लेकिन मैं अब अंदर से रिलैक्स हो गई थी और उठकर अपने कमरे में आ गई। मेरे दिल को जो बेचैनी लगी हुई थी वो अब ख़त्म हो गई थी। राहुल अभी तक सो रहा था, लेकिन मेरी दोबारा आँख न लगी। आज मुँह दिखाई की रस्म थी, क्योंकि कल विदाई लेट हुई थी तो कल मुँह दिखाई की रस्म नहीं हो पाई थी। मेरी माँ मुझे खुश देखकर बहुत खुश थी और मैं भी खुश थी। मैंने भी उन पर यही जाहिर किया कि मैं बहुत खुश हूँ। और सच बात तो यही थी कि राहुल बहुत ही अच्छा और नरम मिजाज का इंसान था। मुझे खुद पर भी अफसोस हुआ कि आखिर मैंने क्यों सुमित के साथ संबंध बनाया और अपनी इज्जत पर दाग लगा लिया।
अब मैं इस बात से सुकून से थी कि मेरी सास को मेरे बारे में कुछ भी पता नहीं चला। अगर उन्हें पता चल जाता, फिर राहुल को भी पता चल जाता, और फिर आगे मेरा क्या होना था, ये सोच कर ही मेरी आत्मा कांप उठी थी। रात को राहुल मुझे बाहर खाना खिलाने के लिए ले गया। हम बड़े अच्छे और खुशगवार मूड में खाना खाकर वापस आए तो मेरी सास अभी तक हमारे इंतजार में जाग रही थीं। उन्होंने मुझे चाय बनाने को कहा तो मुझे थोड़ा अजीब तो लगा कि एक दिन की दुल्हन को काम के लिए बोल दिया, लेकिन मैं भी ये सोचकर चुप कर गई कि वो बीमार हैं और उन्हें भी आराम की ज़रूरत है। इसीलिए मैंने जल्दी से 3 कप चाय बनाई और आकर बैठकर बातें करने लगे। राहुल अपने कमरे में सोने के लिए चला गया। मैंने भी बर्तन समेटे और कमरे में आ गई। अभी मेरी आंख लगे कुछ ही देर गुजरी थी कि अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे कोई उठा रहा है। मैंने एकदम से आंखें खोली तो ये देखकर मैं हैरान रह गई कि मेरी सास मुझे हाथ से पकड़कर हिला रही थीं और मुझे बाहर आने का कह रही थीं। मैं परेशान हो गई कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई। मैं अपनी सास के साथ उनके कमरे में आ गई। मेरी सास कहने लगी, देखो अंकिता, मेरा 30 साल का तजुर्बा है और मैं औरत की चाल ढाल देखकर ही पहचान जाती हूँ। मैं तुमसे ये नहीं पूछूंगी कि ये किसका गुनाह है या तुमने किसके साथ मुंह काला किया है, लेकिन मैं तुमसे ये जरूर कहूंगी कि जितनी जल्दी हो सके तुम राहुल को इस सच्चाई के बारे में बता दो, वरना जब उसको खुद पता चलेगा तो वो बहुत नाराज होगा, बहुत गुस्सा करेगा और शायद कोई गलत कदम उठा ले। इसीलिए भलाई इसी में है कि तुम उसे पहले ही सब कुछ बता दो। मैं शायद औरत होने के नाते तुम्हारे इस पाप पर पर्दा डाल देती और तुम्हारी कोख में पलने वाले बच्चे को अपने बेटे का नाम दे देती, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि मैं मजबूर हूँ। क्योंकि मेरा बेटा एक बांझ मर्द है, वो कभी बाप नहीं बन सकता, और जब उसे पता चलेगा कि तुम उम्मीद से हो तो उसे पता चल जाएगा कि ये बच्चा उसका नहीं है, वो तो बाप ही नहीं बन सकता। इसीलिए तो उसकी पहली पत्नी भी उसे छोड़कर चली गई थी। उस दिन तुम्हारी माँ से मेरी मुलाकात हुई थी। उन्होंने मुझे तुम्हारे बारे में बताया तो मुझे तुम्हारी माँ पर दया आ गई। वो जिस बीमारी से जूझ रही हैं, उनकी ज़िंदगी और मौत का कोई भरोसा नहीं। इसीलिए मैंने अपने बेटे की सच्चाई तुम्हारी माँ को बता दी थी। तब भी तुम्हारी माँ ने ये रिश्ता स्वीकार कर लिया था। मैंने राहुल को यही बताया था कि लड़की सब सच्चाई जानते हुए भी इस रिश्ते के लिए राजी है, वरना वो इस शादी के लिए कभी भी नहीं मानता। इसे तुम मेरी गलती समझ सकती हो और इस बात के लिए मैं तुमसे माफ़ी भी मांगती हूँ। मेरी सास ने जब मुझे ये शब्द कहे तो मैं हक्का बक्का सी रह गई थी। कुछ देर तक तो मैं कुछ बोल ही नहीं पाई और मैं अपना सर झुकाकर रह गई। मुझे अपनी माँ पर भी हैरत हो रही थी कि कैसे जानते बूझते एक बाज मर्द के साथ मेरी शादी कर दी। मुझे तो अपने चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा था। कोई भी राह सुझाई नहीं दे रही थी कि आखिर मैं क्या करूं। मेरी सास ने ये कहकर अपनी आंखें मूंद लीं और मैं चुपचाप उठकर दोबारा अपने कमरे में आ गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं खुद को बेगुनाह कैसे साबित करूं, मैं कैसे इस बात का इकरार करूं। ये सब जज्बात के बहकावे में आकर हो गया था। मुझे अब ये सच बताना ही था। अगर मेरी सास को ये सब पता चल गया था तो जाहिर सी बात है राहुल को भी जल्दी ही ये सब कुछ पता चल जाता और फिर इसका अंजाम बहुत ही बुरा होता। ये सोचकर ही मुझे झुरझुरी सी आ गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं राहुल को ये सब कैसे बताऊं। सारी रात मेरी आंखों में ही कट गई थी। सुबह जब राहुल सोकर उठा, मुझे इस तरह बैठे देखा तो कहने लगा, क्या बात है अंकिता, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? मैं सारी रात परेशान रही थी तो एकदम से ही रोने लगी और फिर ना जाने कैसे रोते रोते मैंने सब कुछ राहुल को बता दिया और आखिर में राहुल से कहा, राहुल राहुल मेरा पाप बहुत बड़ा है, लेकिन ये सब जज्बात के बहकावे में आकर हो गया था। वो एक पल था जो मेरे ऊपर हावी हो गया था और मैं तो सुमित से सच्ची मोहब्बत करती थी, उसके साथ शादी करना चाहती थी, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि वो मुझे बीच मझधार में छोड़कर चला जाएगा। इसीलिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। अगर आप अपना दिल बड़ा करके मुझे माफ़ कर दें तो भगवान भी आपको इसका बहुत बड़ा सिला देगा, वरना आपका जो भी फैसला होगा वो मुझे मंजूर होगा। मैंने आखिर में राहुल के सर पर फैसला डाल दिया था। मेरी बात सुनकर राहुल बिल्कुल चुप हो गया था और एक शब्द भी बोले बिना उठकर खामोशी से बाहर चला गया। उसके जाने के बाद मैं फूट फूट कर रोने लगी क्योंकि मुझे अंदाजा था कि राहुल का फैसला क्या होगा। इसीलिए मैंने चुपचाप अपनी चीज़ें समेटी और एक बैग में डालकर बाहर आ गई। राहुल ने जब बैग मेरे हाथ में देखा तो उसने कुछ भी नहीं कहा। मुझे राहुल के फैसले का अंदाजा था और मैं चुपचाप अपनी माँ के घर चली आई। मेरी माँ ने जब मुझे यूं अकेले बैग के साथ आते देखा तो वो जैसे सब कुछ समझ गईं।
उस समय तो उन्होंने मुझसे कुछ न पूछा, लेकिन कुछ देर के बाद वो मेरे कमरे में आईं और मुझसे पूछने लगीं कि मैं जानती हूँ तुम यहाँ पर क्यों आई हो। मैं पहले दिन से ही इस सब के बारे में जानती थी। तुम मेरी बेटी हो और बेटी की हर हरकत पर माँ की नज़र होती है। मैंने इसीलिए तो तुम्हारी शादी की जल्दी मचाई थी ताकि समय हाथों से निकल न जाए, लेकिन मुझे नहीं पता था कि समय अब हाथों से निकल चुका है। मैंने चौंक कर अपनी माँ की तरफ देखा और हैरत से पूछा, तो क्या आपको मालूम था मम्मी? मम्मी कहने लगी, हाँ मुझे सब मालूम था, क्योंकि मैंने तुम्हारे पास डॉक्टर की रिपोर्ट देख ली थी और मुझे सब पता चल गया था। तभी मैंने तुम्हारे बाप से कहकर जल्द से जल्द तुम्हारी शादी करवाई थी। मम्मी ने थके थके अंदाज में कहा और चुप कर गईं। फिर कहने लगी, तुम्हारी सास मेरे बचपन की सहेली है। जब उसने अपने बेटे राहुल के बारे में सब बताया तो मुझे राहुल से अच्छा कोई और लड़का लगा ही नहीं, क्योंकि वो कभी बाप नहीं बन सकता था और तुम अपने पेट में एक नाजायज बच्चा पाल रही थी। मैंने सोचा दोनों की शादी करवा देती हूँ। हालांकि मैंने तुम्हारी सास को सारी सच्चाई बता दी थी और उन्हें समझाया था कि इस तरह आपके बेटे को एक बच्चा मिल जाएगा और मेरी बेटी की भी इज्जत रह जाएगी। तुम्हारी सास ने भी कुछ सोचते हुए हाँ कह दी थी। मैं हैरानी से अपनी माँ की बातें सुन रही थी, यानी मेरी इस हालत से मेरी सास को भी पहले से खबर थी। मेरी माँ कहने लगी कि तुम्हारी सास ने कहा था कि अभी दोनों बच्चों की शादी करवा देते हैं, बाद में मैं राहुल को किसी न किसी तरह मना लूंगी और वो इस बच्चे को अपना लेगा। मैं भी बिल्कुल चुप थी, मेरे पास अब कहने को कुछ भी न था। लेकिन फिर मेरी माँ कहने लगी, मैं तुमसे नहीं पूछूंगी कि ये बच्चा किसका है, लेकिन मैं तुमसे इतना जरूर कहूंगी कि तुमने मेरा मान और गुरूर तोड़ दिया है। तुमने ये हरकत करके मेरा सर शर्मिंदगी से झुका दिया है, मेरी परवरिश पर उंगली उठा दी है। मुझे अपनी माँ की बातें सुनकर बहुत ही शर्मिंदगी महसूस हुई थी। मेरी माँ ये कहकर उठकर बाहर चली गई और मैं फूट फूट कर रोने लगी। मेरे लिए तो सारी दुनिया ही अंधेरी हो चुकी थी। सुमित ने ऐसा धोखा दिया कि मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रही थी। मेरे दिल से सुमित के लिए बद्दुआएं निकल रही थीं। मुझे अपनी जिंदगी बिल्कुल बेकार लग रही थी। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं मर जाऊं। शायद गलती मेरी ही थी, जो मुझे इसकी सजा मिलनी चाहिए थी। सुमित ने तो मुझे प्यार के जाल में फंसाया था, लेकिन मैं क्यों उसके जाल में फंस गई थी? मैंने उसे क्यों नहीं रोका? मुझे ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए जिसमें इतनी जिल्लत, इतनी रुसवाई हो। अभी तो सिर्फ ये बात राहुल, मेरी सास और मेरी माँ को ही पता चली है, अब सारी दुनिया को पता चल जाएगी तो ये दुनिया मुझे जीने नहीं देगी। रो रो कर मैं हलकान हुई जा रही थी। मेरी माँ दोबारा मेरे कमरे में नहीं आई थी और ना ही मेरे अंदर इतना हौसला था कि मैं खुद ही उठकर बाहर चली जाऊं। सारा दिन इसी तरह मैं कमरे में पड़े पड़े निकाल दिया था। पता नहीं क्यों मुझे राहुल का इंतजार था। मेरा ख्याल था कि शायद राहुल आएगा, लेकिन राहुल नहीं आया। अगला पूरा दिन भी इसी तरह गुजर गया और फिर तीसरे दिन राहुल घर चला आया। राहुल को देखकर जैसे मैं एकदम जिंदगी की तरफ लौट आई थी। वो मेरी माँ के साथ बाहर बैठा बातें कर रहा था और फिर कमरे में आ गया। बेड पर बड़े थके थके अंदाज में बैठा और मुझे देखकर पूछने लगा, कैसी हो? मैंने कहा, अच्छी नहीं हूँ, मैं बिल्कुल भी अच्छी नहीं हूँ। मैंने आपको धोखा दिया है, अपने माँ बाप को भी धोखा दिया है। मैंने वक्ती मोहब्बत की खातिर अपने इतने अच्छे रिश्तों को धोखा दिया। मुझे जीने का हक नहीं है, मुझे मर जाना चाहिए। मैंने ये कहते हुए अपना चेहरा अपने दोनों हाथों में छुपा लिया और रोने लगी। लेकिन राहुल कहने लगा, मैं जानता हूँ तुमने जो किया वो गलत किया। मैं तुम्हें इसका सिर्फ इतना ही इल्जाम देता हूँ कि तुम्हें अपनी इज्जत की हिफाजत खुद करनी चाहिए थी। तुम्हें किसी की भी बातों में आकर किसी के साथ नहीं जाना चाहिए था। लेकिन अब जो हो गया सो हो गया। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और तुम्हें अपनाना चाहता हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें वापस अपने घर ले जाने के लिए आया हूँ। राहुल ने कहा तो मैंने अविश्वास से उसकी तरफ देखा। मेरी नज़रों में अविश्वास महसूस करके वो कहने लगा, हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हें घर ले जाना चाहता हूँ। उठो और घर चलो, माँ भी इंतजार कर रही है। राहुल ने यह कहकर मेरा हाथ पकड़ा और मुझे बेड से उठा दिया। मैंने जल्दी से अपने हाथों से ही अपने कपड़ों को ठीक किया और अपना बैग उठाकर बाहर आ गई। मम्मी को बताकर मैं जल्दी से राहुल के साथ चली आई। मम्मी ने हमें खुशी खुशी विदा किया था। राहुल के घर आकर जिंदगी रूटीन के अंदाज में शुरू हो गई थी, मगर कभी मुझे इस बात का ख्याल आता कि मैंने राहुल और अपने घर वालों के साथ धोखा किया और मैं किसी के नाजायज बच्चे को जन्म देने जा रही हूँ तो मुझे खुद से भी घिन महसूस होने लगती। लेकिन फिर जब राहुल की तरफ देखती तो दिल को थोड़ा सुकून आ जाता, क्योंकि राहुल इस बच्चे को लेकर वैसे ही खुश था जैसे वो उसी का बच्चा हो।
वो आने वाले बच्चे के लिए इतनी तैयारियां कर रहा था कि मैं हैरान थी। राहुल कहता कि भगवान ने मुझे बच्चे की खुशी दी है, फिर चाहे किसी भी रूप में दी हो, ये बच्चा मेरा होगा, मैं इसे अपना नाम दूंगा, ये मुझे पापा कहकर बुलाएगा। वो इतनी खुशी खुशी आने वाले बच्चे के बारे में प्लान करता कि मैं हैरान रह जाती। एक ख्याल आता कि राहुल इस बच्चे को अपनाने के लिए तैयार है, इसीलिए मैं भी बहल जाती हूँ। कुछ ही दिन रह गए थे मेरी डिलीवरी होने में। मेरी सास ने हर तरफ मशहूर कर दिया था कि मेरी बहू की तबीयत ठीक नहीं है, वो कुछ कमज़ोर है, इसीलिए हो सकता है कि 7वें महीने में ही बच्चे की पैदाइश हो जाए। लोगों ने मेरी सास की बात का विश्वास कर लिया था, क्योंकि वो एक दाई थीं और उनका तजुर्बा बहुत ज़्यादा था। और फिर एक रात मैंने एक खूबसूरत और सेहतमंद बच्चे को जन्म दिया। राहुल ने बच्चे को गोद में उठाकर उसके माथे को चूम लिया। मुझ पर अभी भी दवा का असर था, मैं अभी भी बेहोशी की हालत में थी, इसलिए मैं दोबारा सो गई। और फिर जब मेरी दोबारा आँख खुली तो राहुल उठकर मेरे पास आ गया। मैंने राहुल के हाथ थाम लिए। मैंने राहुल से कहा, राहुल, शादी को 7 महीने हो गए, लेकिन तुमने आज तक इस बच्चे के बाप के बारे में नहीं पूछा। आखिर क्यों? राहुल कहने लगा, बस अंकिता, बस करो। आज के बाद तुम इस बात का जिक्र कभी नहीं करोगी और ना ही तुम मेरे बेटे को किसी और का बच्चा कहोगी। ये मेरा बेटा है, तुम्हारा बेटा है, हमारा बच्चा है। हम आज से एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे जिसमें सब अच्छा होगा और एक दूसरे के साथ खुशी खुशी अपना समय गुजारेंगे। वादा करो मुझसे। राहुल ने अपना हाथ आगे करके मुझसे वादा लेना चाहा, तो मैंने भी उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया और सुकून से आंखें मूंद लीं। मुझे विश्वास था कि अब जिंदगी बहुत ही सुकून से गुजरेगी। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी। आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगली किसी नई कहानी के साथ।